वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र बीए द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर पाएंगे, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये 2023 की परीक्षाओं के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग अंत तक देखेंगे और वीडियो को प्यार भी देंगे, यानी लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो टॉप फंडेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने इसमें रखा है। प्रत्येक चैप्टर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें छांट छांट करके, मतलब हर एक चैप्टर से लगभग शुरुआती जो चैप्टर्स हैं 11 से 12 चैप्टर्स, उनके बारे में इसकी वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके जस्ट बाद वीडियो जो आएगी इसके बाद वाली, उसमें हम उसके बाद वाले चैप्टर से बनने वाले प्रश्न चर्चा करेंगे। यानी लगभग 2 वीडियो होगी, यानी एक ये वीडियो और एक इसके बाद वीडियो आएगी ऑब्जेक्टिव की। तो 2 वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं उनके लिए तो हेल्पफुल ही है, बाकी जिनकी लिखित परीक्षाएं होंगी यानी सब्जेक्टिव टाइप की होंगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप की, मतलब कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही उनकी भी परीक्षा, मतलब मॉडल पेपर को हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। और आपको बता दूं कि उनके लिए यह लेक्चर भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चूंकि इसमें फैक्चुअल जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तथ्यात्मक विवरण जो होगा, तथ्यात्मक जानकारी इसमें आपको मिलेगी। कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर किया जाएगा वो सब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर में किया जाएगा। तो तथ्यात्मक जानकारी के बिना आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा इसको जान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको पढ़ना क्या है, खास करके जब आप बीए द्वितीय वर्ष में होते हैं, चौथे सेमेस्टर में, तो आपको सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ के बारे में जानना होता है। जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनके बारे में, और सामाजिक मुद्दे भी कुछ होते हैं जो कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चल रहे होते हैं। तो समस्याएं और मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में उनका विकास, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपके पेपर का नाम है भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे, यानी सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, विस्तार चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर आपका है विचलन। तो विचलन के बारे में देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, मतलब आ सकते हैं। और ऐसे ही एक प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको पहले से ही अवगत करवा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलें, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। प्रश्न आपका है कि अनुरूपता एवं विचलन को एक ही पैमाने के 2 विपरीत छोर के रूप में किसने माना है। किसने माना कि भाई अनुरूपता जो होती है और विचलन वो एक ही पैमाने के 2 विपरीत छोर है। यानी एक पैमाना मान लेते हैं, एक सिक्का है, उसके 2 पहलू हैं, एक हेड है दूसरा टेल है, या कोई एक पैमाना है, उस पैमाने का एक छोर अनुरूपता है और दूसरा छोर विचलन है। ये किसने बताया, किस विद्वान ने ऐसा किया है। तो खास करके अगर बात की, ऑप्शन ए में दिया है पार्सन्स, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी दिया क्लेनार्ड महोदय, ऑप्शन सी दिया है दुर्खीम यानी इमाइल दुर्खीम, और ऑप्शन डी दिया है आपको मर्टन यानी आर.के. मर्टन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुरूपता एवं विचलन को एक ही पैमाने के 2 विपरीत छोर के रूप में किसने माना है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। हु रिगार्डेड कॉन्फॉर्मिटी एंड डिवाइंस एज 2 अपोजिट पोल्स ऑफ वन स्केल। बताएं किसने ऐसा किया। अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में। मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगा, आप लोग अंग्रेजी वाला अपने आप से जो हमारे इंग्लिश के छात्र छात्र हैं वो देखते हुए चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है, इमाइल दुर्खीम ने अनुरूपता और विचलन को एक ही पैमाने पर रख करके 2 विपरीत छोर के रूप में माना है इन्होंने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विचलन किसे कहते हैं भाई, विचलन किसे कहते हैं ये बताने का प्रयास करें सभी लोग। विचलन क्या होता है, विचलन का यही मतलब होता है जैसे सामाजिक कोई नियम है, सामाजिक कोई मानदंड है, तो उन्हीं मानदंडों के खिलाफ कार्य करना। ये जानना कि भाई ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये गलत है, मतलब ये गलत नहीं है, ये सामाजिक मानदंडों के या सामाजिक मापदंडों के खिलाफ है, सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परंपराओं के खिलाफ है। यह जानते हुए जानबूझ करके उन परंपराओं का उल्लंघन करना, ठीक है, ये विचलन होता है। ठीक है,
जॉनसन महोदय कहते हैं कि विचलित व्यवहार केवल किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार होता है विचलन जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझ करके किया जाता है। ठीक है, तो ये विचलन आपका होता है। समझ में आ रही चीज़ें? तो विचलन की परिभाषा और भी विद्वानों ने दी है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर। रॉबर्ट मर्टन हो गए, उन्होंने कहा कि विचलित व्यवहारों का सामाजिक संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये मर्टन महोदय ने कहा। तो कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई? सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अच्छा, विचलन किन कारणों से लोग एक प्रकार से विचलित होते हैं अपने सामाजिक मानदंडों से खास करके? तो या तो अगर समाजीकरण का नियम सही नहीं होगा, दोषपूर्ण समाजीकरण का नियम होगा, तो फिर लोग एक प्रकार से उस नियम को नहीं मानेंगे। या तो दुर्बल प्रतिबंध होगा, प्रतिबंध मतलब कि एक प्रकार से नियंत्रण रखने की जो नियम है उसमें भी, या फिर दंड का प्रावधान थोड़ा हल्का होगा। ठीक है, कानूनों को लागू करने में दुर्बलता होगी, या एक प्रकार से आप देखिए सामाजिक मानदंडों की अनिश्चितता जहाँ पर दिखाई पड़ती है वहाँ पर भी लोग एक प्रकार से उसके खिलाफ कार्य करते हैं। कानूनों का भ्रष्ट होना, अगर कानून ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो ये सब विचलन की चीज़ें हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, विचलन घटित होता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विचलन घटित होता है, बताएं। मानसिक योग्यता में कमी के कारण से घटित होता है, या दमनात्मक पद्धति के कारण से, या दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण से, या सामाजिक स्तरीकरण के कारण से? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था एक पॉइंट, क्या बताया था कि दोषपूर्ण समाजीकरण के नियम अगर होंगे तो वो दिक्कत होगी, यानी सोशलाइजेशन का एक प्रकार से ड्यू टू डिफेक्टिव सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दोषपूर्ण समाजीकरण का खास करके जब होगा तो उसके कारण से विचलन जो होता है वो घटित होता है। समाज में लोग विचलित होते हैं, लोग एक प्रकार से सामाजिक चीज़ों के खिलाफ काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विचलन का प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के रूप में किसने वर्गीकरण किया है? अंग्रेजी में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सभी लोग इसको पढ़ें। ठीक है, चार्ल्स कूले महोदय ने, या एडविन लेमर्ट ने, या ग्राह समनर ने, या फिर टैलकट पार्सन्स ने? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी विचलन को प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकृत करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? एडविन लेमर्ट। एडविन लेमर्ट महोदय ने जो है किसको, विचलन को कितने भागों में बांटा भाई? विचलन को दो भागों में बांटा, एक तो प्राथमिक विचलन और एक द्वितीयक विचलन। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, एडविन लेमर्ट महोदय की एक पुस्तक है, उसका नाम है सोशल पैथोलॉजी। उसी सोशल पैथोलॉजी पुस्तक में जो है एडविन लेमर्ट महोदय ने प्राथमिक और द्वितीयक विचलनों का एक प्रकार से कैटेगराइजेशन किया, वर्गीकरण किया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हार्टन और हांट ने भी इसको उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में एडविन लेमर्ट महोदय ने बताया। तो प्राथमिक और द्वितीयक विचलन को खास करके इन्होंने भी स्वीकार किया, हार्टन और हंट महोदय ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक शब्दों के अर्थ सामाजिक समूहों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्राथमिक और द्वितीयक शब्दों से अलग हैं। जैसे प्राथमिक विचलन जो होता है वह होता है जो इच्छित या नियोजित नहीं होता है, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण से या व्यक्तिगत लापरवाही का एक प्रकार से परिणाम होता है। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तरीके से लापरवाह है, वो प्राथमिक विचलन का शिकार हो सकता है। ठीक है, ये कोई सुनियोजित या इच्छित एक प्रकार से नहीं होता है, पहले से कोई प्लानिंग करके ऐसा चीज़ किया जाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि जो द्वितीयक विचलन होता है वह एक ऐसी दशा होती है जिसमें व्यक्ति जानबूझ करके सामाजिक आदर्श, नियमों का, कानूनों का, इन सभी का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो वो द्वितीयक विचलन होता है आपका। प्राथमिक विचलन मैंने आपको समझा दिया, द्वितीयक विचलन समझा दिया। क्लियर हो गई चीज़ें? और वैसे आपको बता दूं कि डी महोदय ने, एक व्यक्ति हैं उनका नाम है क्या, डी। ठीक है, डी महोदय ने विचलन को एक प्रकार से 5 प्रकार से बांटा। उन्होंने विचलित व्यक्ति के 5 रूपों का उल्लेख किया है। पहला है सनकी व्यक्ति विचलित हो जाता है। ठीक है, जो क्रेजी टाइप का होता है वो।
दूसरा बात है विधर्मी अथवा पापी व्यक्ति जो होता है वह भी विचलित हो जाता है। इसके अलावा तीसरा है या तो व्यक्ति मनोरोगी होगा तो वह भी विचलन का शिकार होता है, या फिर व्यक्ति अलगाववादी होगा, ठीक है, या फिर वो अपराधी होगा। तो ये 5 जो है एक प्रकार से विचलित व्यक्ति के 5 रूप बताए हैं डिनित्ज महोदय ने। क्या बताया? पहला सनकी व्यक्ति, दूसरा विधर्मी या पापी, तीसरा मनोरोगी, चौथा अलगाववादी, पांचवा अपराधी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से डिनित्ज महोदय ने बताया। रॉबर्ट मर्टन की एक पुस्तक है, आप लोगों को शायद नाम ना पता हो, रॉबर्ट मर्टन की एक पुस्तक है, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना। ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट मर्टन है, ठीक है, RK मर्टन जिसको आप कहते हैं, रॉबर्ट मर्टन। क्लियर? सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना। तो उसी पुस्तक में एक प्रकार से रॉबर्ट मर्टन ने आपसे पूछा जाएगा कि भाई विचलन के कितने प्रकार बताए हैं रॉबर्ट मर्टन ने। तो इसी पुस्तक में सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना में रॉबर्ट मर्टन ने विचलन के 4 रूप बताए हैं। कितने रूप बताए हैं? 4 रूप विचलन के। पहला उन्होंने बताया नवाचार, ठीक है, इनोवेशन हो तो फिर एक प्रकार से क्या होता है, विचलित हो जाता है व्यक्ति, अगर आधुनिकता या फिर नवाचार जिसको आप कहते हैं। दूसरी बात है परंपरावादिता से व्यक्ति लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हटने लगते हैं। तीसरी बात है पलायनवाद, यानी एक प्रकार से पलायन कर देना, ठीक है। विचलन का तीसरा प्रकार है पलायनवाद, ठीक है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और साधनों दोनों के ही प्रति उदासीन रहता है और उसकी स्वयं खास करके दशा अपने और अपने समाज के प्रति उदासीनता की होती है। तो इस चक्कर में वो शराब पी करके, नशे की गोलियां खा करके अपने आप ही मस्त रहता है और एक स्वस्थ सामाजिक जीवन के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है पलायनवाद। चौथा होता है विद्रोह करके, ठीक है। तो ये 4 रूप आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये सब विचलन के कहीं ना कहीं पे क्या हैं, ये विचलन के प्रकार एक प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने कुछ विशिष्ट अपराधों को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु रिगार्डेड सम स्पेसिफिक क्राइम्स फंक्शनल फॉर सोसाइटी, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से कुछ विशिष्ट अपराधों को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना, किसने माना भाई, किसने माना? बिल्कुल इमाइल दुर्खीम ने माना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निम्नांकित 2 वक्तव्य कथन ए तथा कारण आर के रूप में दिए गए हैं, इनका सावधानी पूर्वक परीक्षण करके कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में वही चीज लिखी हुई है। तो आपका कथन दिया हुआ है एक कि मर्टन ने विचलन की एक समाजशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत करी, तो क्या ऐसा प्रस्तुत किया उन्होंने? दूसरा बात दिया गया है कि विचलन के आधार पर ही सभी मानवीय समस्याओं को समझा जा सकता है। तो ये 2 एक कारण है, मतलब एक कथन है और एक कारण है। तो इनमें से एक कथन कारण को लेकर के यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि ए तथा आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर से ए की सही व्याख्या होती है। क्या ऐसा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? बिल्कुल ए सही है। मर्टन ने विचलन की समाजशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत की है, तो ए सही है। किसमें किसमें दिया है? ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। तो आर गलत है। विचलन के आधार पर सभी मानवीय समस्याओं को हम नहीं समझ सकते हैं, केवल कुछ मानवीय समस्याओं को समझने में हम एक प्रकार से तत्पर हो सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने इस विचार पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है किसने इस विचार पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी होती है? रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स, नैडल या RK मर्टन? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल इसको एक प्रकार से RK मर्टन का ये मत है, उन्होंने सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना को उत्तरदायी माना। चूंकि उनकी पुस्तक ही है सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना की, उसी पुस्तक में उन्होंने विचलन के बारे में बताया है, तो खास करके सामाजिक संरचना के प्रति उत्तरदायी वही स्वीकार करते हैं RK मर्टन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से। प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किसे आप प्राथमिक विचलन कहेंगे? Which of the following would you regard as primary डिवाइस बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से क्या होगा? विचलन का प्राथमिक विचलन कौन सा प्रकार है, यानी कि क्या इनमें से? पहला अपराध बोलेंगे उसको
खास करके प्राथमिक विचलन को, या किशोर अवस्था में किया गया सामान्य अपराध, या प्राथमिक समूह के विरुद्ध किया गया अपराध, या किसी नियम का पारिस्थितिक जन्य एवं अनैच्छिक उल्लंघन। तो खास करके प्राथमिक विचलन मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यही होता है कि पारिस्थितिक जन्य, और खास करके क्या होता है, परिस्थिति ऐसी ही उत्पन्न हो जाती है कि भाई वो क्राइम करने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है अनैच्छिक तरीके से, बिना इच्छा होते हुए वो क्या करता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध एक प्रकार से काम उसको करना पड़ता। तो ये फर्स्ट टाइप का क्या होता है, विचलन होता है। और दूसरा जो विचलन होता है, द्वितीयक विचलन, वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, वो जानबूझ करके किया जाता है। क्लियर? तो एक प्रकार से ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। चैप्टर नंबर 2 आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका, उस चैप्टर का क्या नाम है भाई? चैप्टर नंबर 2 का आपके नाम है अपराध तथा बाल अपराध, क्राइम एंड एक प्रकार से जुवेनाइल क्राइम, ठीक है, या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। क्लियर? तो अपराध किसे कहते हैं, अपराध क्या है? अपराध को भी परिभाषित कर पाना एक प्रकार से एक जटिल काम है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन टैफ्ट महोदय ने कहा कि अपराध को बताया उन्होंने कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसा कार्य होता है जो कानून के अनुसार क्या होता है, दंडनीय होता है। ठीक है, वैसे कानूनी आधार पर केवल उन्हीं कार्यों को अपराध कहा जा सकता है जिससे मतलब जिनसे राज्य के कानूनों का उल्लंघन प्रमाणित होता है और जिसके लिए राज्य एक प्रकार से एक निश्चित दंड भी फिक्स करता है। तो कहीं ना कहीं पे दंड मतलब कि वही होता है आपका अपराध। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अपराध के बारे में कानूनी दृष्टिकोण से कानून का उल्लंघन करना ही क्या होता है, अपराध होता है। और मारर महोदय एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि अपराध कोई भी वह प्रक्रिया हो सकती है और क्रिया हो सकती है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो वह अपराधी है, वह अपराध करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? समझ पा रहे हैं? लेकिन खास करके अगर समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें अपराध के बारे में, तो अगर सामाजिक मापदंडों का आप एक प्रकार से मानते नहीं, सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लंघन करते हैं, तो एक प्रकार से वो सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अपराध की अवधारणा से संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू क्राइम? फटाफट से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अपराध की अवधारणा से संबंधित है? तो बताएं भाई, कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अपराध करने की क्षमता, सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन, या अपराधी इरादा, या आपराधिक मानसिकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अपराध की मतलब अपराध की अवधारणा से संबंधित है? तो अपराधी इरादा जो है ये अपराध की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है कि जनसंख्या के अनुपात में भारत के किन राज्यों में हिंसक अपराधों का प्रतिशत सबसे अधिक है? निम्नांकित में से राज्यों के सही सेट का चयन कीजिए। मतलब कि इनमें से सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ पर होता है, फिर उसके बाद में सबसे कम सबसे लास्ट में होगा। यानी इन तीनों मतलब सही क्रम आपको बैठाना है कि सबसे हिंसक अपराधों का परसेंटेज सबसे अधिक किसमें है, वो सबसे पहले आपका होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आपका अपराध कहाँ पर होता है भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सबसे अधिक अपराध कहाँ पर? महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? क्रिमिनल्स आर बॉर्न। एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज। किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं, मतलब जन्मजात ही अपराधी व्यक्ति होते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मानने वाले विद्वान है लम्ब्रोसो महोदय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अपराध के विभेदक साहचर्य का सिद्धांत। अपराध के विभेदक साहचर्य का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, मतलब कि प्रतिपादित करने वाले विचारक का क्या नाम है? फटाफट से आप बताएंगे। सदरलैंड, या जो है हाल्सबरी, या M.J. सेथना, या सीजर बैकारिया। किसने किया था बताएं? अपराध के विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था भाई? बिल्कुल सदरलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदरलैंड ने अपराध की परिभाषा भी दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य अपराध के लिए जब अपराधी को जेल में ना भेज करके उसे किसी उत्तरदायी व्यक्ति की देखरेख में छोड़ा जाता है, तब इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? फटाफट से बताएंगे। यानी किसी सामान्य अपराध के लिए जब अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता है, भेज करके किसी उत्तरदायी व्यक्ति की देखरेख में छोड़ा जाता है, तब इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं?
पैरोल या उत्तर रक्षा या सुधार गृह प्रणाली या परवीक्षा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये समाजशास्त्री टर्म से तीनों जो लिखे मतलब चारों जो लिखे हुए हैं ये आप ध्यान रखेंगे। इस मतलब कि क्या कहा जाएगा इसको, तो बिल्कुल आपका उसको परवीक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परवीक्षा बोलेंगे। परवीक्षा जो होता है ये जब कोई व्यक्ति बाल अपराधी को खास करके आप देखते हैं कि भाई उसको जेल ना भेज करके उसको सुधार गृह भेज दिया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजे ताकि वो सुधर जाए, ठीक है, तो ये एक प्रकार से उसको परवीक्षा कहते हैं, प्रोबेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में बढ़ते हुए अपराधों का एक प्रमुख कारण है? Which one of the following is the main cases of increasing crimes in India? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। कौन सा एक कारण है जो कि भारत में बढ़ते हुए अपराधों का एक प्रमुख कारण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीतिक संरक्षण जो है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है अपराधियों को, ये सबसे बड़ा कारण आज अपराधों का बढ़ने का हो चुका है। क्योंकि जब अपराधी कोई काम करता है तो उसको खास करके किसी न किसी पार्टी में संरक्षण जरूर मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण आज इंडिया में यही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से अपराध का कौन सा रूप प्रौद्योगिक विकास का परिणाम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्राइम इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? बताएं, निम्नांकित में से अपराध का कौन सा रूप प्रौद्योगिक विकास का परिणाम है? तो प्रौद्योगिक विकास का परिणाम जो है वो कौन सा अपराध है भाई? बिल्कुल आपका देखिए, जो साइबर अपराध होता है, साइबर क्राइम होता है, वो खास करके प्रौद्योगिकी का विकास और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। साइबर अपराध का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि आपका कोई फ़ोन हैक कर ले, आपका चैनल कोई हैक कर ले, या फिर एक प्रकार से आपका अकाउंट कोई हैक कर ले, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, या कई प्रकार की चीज़ें हैकिंग होती है। तो आजकल हैकिंग बहुत एक प्रकार से बड़े बड़े लोगों का हैंडल, ट्विटर हैंडल तक हैक हो जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हो जा रही हैं। तो एक प्रकार से हैकर्स जो होते हैं, जो काम करते हैं, साइबर एक प्रकार से चीज़ें वही कही जाती, ठीक है, जो हैकिंग वगैरह है, फिर ऑनलाइन ये एक प्रकार से डिजिटल तरीके से किसी प्रकार का अपराध, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध साइबर अपराध। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा, भारत में खास करके राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार खास करके किन दो राज्यों में सबसे अधिक बाल अपराध किए गए जाते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बाल अपराध सबसे अधिक आप देखेंगे खास करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर जो आपका है वो कौन सा चैप्टर है भाई? अगले चैप्टर का आपके नाम है श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन माने होता है व्हाइट कलर क्राइम। व्हाइट कलर क्राइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि बड़े बड़े लोग जो उद्योगपति जो नेता मंत्री होते हैं, बड़े बड़े लोग जो कि अपराध स्वयं नहीं करते हैं, वो अपराध करवाते हैं, उनकी गैंग होती है बड़ी बड़ी, तो ये श्वेत वसन अपराध होता है। नेता मंत्री आप देखते हैं बहुत सारे भ्रष्टाचार करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने ऊपर आंच नहीं देना चाहते हैं, वो पैसा दे करके कोई गरीब वगैरह को पकड़ करके उससे करवाते हैं बेचारे से, तो ये होता है श्वेत वसन अपराध, ठीक है। एडविन सदरलैंड कहते हैं कि खास करके उन्होंने श्वेत वसन अपराध के बारे में बड़ी अच्छी परिभाषा दी है अलग अलग तरीके से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। श्वेत वसन अपराध का सीधा सा मतलब होता है कि कानून का वह उल्लंघन है खास करके जो मुख्य रूप से व्यापारियों या व्यवसायियों और राजनीतिज्ञों जैसे समूह द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है, बड़े बड़े अपराध खास करके, ठीक है। सदरलैंड ने कहा कि श्वेत वसन अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, मान लेते कोई फैक्ट्री है, किसी मान लेते हैं नमक की फैक्ट्री है या चीनी की फैक्ट्री, तो उसमें मिलावट कर देना या करवा देना या एक प्रकार से इस तरीके की चीज़ें करना, तो ये सब क्या है, श्वेत वसन अपराध होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सामाजिक आर्थिक वर्ग के जो उच्च व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध होता है, ठीक है। आइए हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न आपका, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा श्वेत वसन अपराध का उदाहरण नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट कलर क्राइम, ठीक है, बताएं इनमें से कौन सी एक दशा, बढ़िया प्रश्न है,
कौन सी एक दशा क्या है श्वेत व्यसन अपराध का उदाहरण नहीं है? बाकी 3 दशा जो हैं वो हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा अपने उत्पाद के बारे में झूठे विज्ञापन देना, ठीक है, कि भाई ये लगा लो और तुम बड़े गोरे हो जाओगे, या फिर ये तुम लगा लो तुम्हारा बाल एकदम से काला हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रचार प्रसार किया जाता है कि भाई ऐसा कर लो तुम बहुत मोटे होते डोले सोले बन जाएंगे, तो एक प्रकार से फर्जी का प्रचार प्रसार करना भी एक प्रकार से श्वेत व्यसन अपराध है, तो ये ठीक है। प्रकाशक द्वारा लेखकों की रॉयल्टी की चोरी करना, लॉयल्टी की चोरी मतलब एक प्रकार से रॉयल्टी की चोरी का मतलब सीधा सा ही किसी का टैग ले लेना, ठीक है। जैसे कोई अब एक प्रकार से मेरा चैनल है मान लेते हैं, अब मेरे चैनल के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति कोई चैनल बना ले और फिर उसमें थोड़ा सा पॉइंट रख दे या 2.0 कर दे, इस प्रकार से, ठीक है। तो वो नाम रखना एक प्रकार से क्या है, वो भी एक प्रकार से अपराध होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से किसी व्यक्ति का टैग चुरा लेना, ठीक है, उसी के नाम से और धंधे आगे बढ़ाना, ये एक प्रकार से क्या है, ये श्वेत व्यसन अपराध है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रकाशक द्वारा लेखकों की रॉयल्टी की चोरी करना, ये भी एक प्रकार से है। इसके अलावा एक साधारण व्यक्ति द्वारा तस्करी से धनी बनने का प्रयत्न करना, ये थोड़ा सा खास करके नहीं है, क्योंकि धनी व्यक्ति ही ऐसा करता है, कोई छोटा व्यक्ति ऐसे अपराध को नहीं अंजाम दे सकता है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये श्वेत व्यसन अपराध का उदाहरण नहीं है। बाकी ये 2 तो ऊपर के हैं। बाकी तीसरा देखें, सत्ता में बने रहने के लिए विपक्ष के नेताओं को भारी धनराशि दे करके अपने पक्ष में करना, ये भी श्वेत व्यसन अपराध ही होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एक प्रकार से, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों सही हैं। बाकी जो आपका खंड सा है यही गलत है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उदाहरण नहीं है, तो सी वाला नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा श्वेत व्यसन अपराधों का कारण नहीं है? श्वेत व्यसन अपराधों का क्या कारण नहीं है? Which one of the following is not the cases of white collar crime? फटाफट से बताएंगे कौन सी ऐसी दशा है जो कि श्वेत व्यसन अपराधों का कारण नहीं है। तो इनमें से कुछ जो कारण है वो है, जैसे भौतिक मनोवृत्तियाँ, ये कारण है, बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन, ठीक है। न्याय की लंबी प्रक्रिया के कारण से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। समाज की लोकतांत्रिक संरचना, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, इसको कौन ध्यान में रखता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक दशा श्वेत व्यसन अपराधों का कारण नहीं, लोकतांत्रिक संरचना में एक प्रकार से श्वेत व्यसन अपराधों का एक प्रकार से कोई कारण नहीं, बाकी और चीज़ें कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नांकित में से किस दशा को श्वेत व्यसन अपराधों का एक प्रत्यक्ष परिणाम कहेंगे? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम? फटाफट से बताएंगे कौन सी दशा को श्वेत व्यसन अपराधों का एक प्रत्यक्ष परिणाम हम कहेंगे, यानी श्वेत व्यसन अपराध के कारण से क्या हो सकता है, कौन सा परिणाम निकल करके सामने आता है? तो अलगाववाद में वृद्धि होती, बिल्कुल अलगाववाद में वृद्धि होती है, ठीक है, ये एक प्रकार से इसका परिणाम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज आ गया है, प्रश्न है कि श्वेत व्यसन अपराध की समस्या निम्नांकित में से किस समाज से अधिक संबंधित है? बताएं, आउट ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम इज रिलेटेड मोर टू विच टाइप ऑफ सोसाइटी? बताएं, श्वेत व्यसन अपराध की समस्या निम्नांकित में से किस समाज से अधिक संबंधित है? तो किस समाज से अधिक संबंधित है भाई? बिल्कुल पूंजीवादी समाज वाले, पूंजीवादी समाज के, यानी कि जो कैपिटलिस्ट मतलब कि जो है एक प्रकार से पूंजीवादी समाज होता है, खास करके अमेरिका वगैरह में आप देखते हैं, या पूंजीवादी समाज हर जगह विद्यमान है, ठीक है, जिसके पास पूंजी ज़्यादा है, तो वो खास करके उसी समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एडविन सदरलैंड ने अपराधियों को निम्नांकित में से किन 2 श्रेणियों में बांटा है? फटाफट से बताएंगे। एडविन सदरलैंड डिवाइडेड क्रिमिनल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे किन 2 कैटेगरी में सदरलैंड ने अपराधियों को बांटा है। तो उन्होंने 2 कैटेगरी में जो बांटा है उनमें से एक है निम्न वर्गीय तथा दूसरा है श्वेत व्यसन अपराधी, ठीक है। एक लोअर क्लास के अपराधी होते हैं, एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाइट कॉलर जो एक प्रकार से क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास धन ज़्यादा होता है, और एक लोअर, यानी कि यहाँ पर एक तो एक प्रकार से कौन से हो गए, एक निम्न वर्गीय पेश ये वाला श्वेत व्यसन अपराधी निम्न वर्गीय। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निम्न वर्गीय अपराधी होते हैं और एक श्वेत व्यसन अपराधी होते हैं, ठीक है। ये सदरलैंड महोदय ने बांटा है अपराधियों को 2 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन श्वेत व्यसन अपराधी की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल, कौन सा एक कथन श्वेत व्यसन अपराधी की प्रकृति को नहीं दर्शाता? अधिकांश श्वेत व्यसन अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। श्वेत व्यसन अपराध राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के साधन है, ऐसा नहीं है। श्वेत व्यसन अपराध साधारणतः कानून की पकड़ से बाहर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये तो ठीक है। श्वेत व्यसन अपराध संगठित प्रकृति के होते हैं, संगठित प्रकृति के भी होते हैं। इसका प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक कथन श्वेत व्यसन अपराध की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो प्रकृति को जो नहीं दर्शाता है वो ऑप्शन नंबर आपका बा में दिया हुआ है। श्वेत व्यसन जो अपराधी होते हैं, अपराध राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के साधन बिल्कुल हैं, ऐसा एक प्रकार से नहीं है, ये नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला जो प्रश्न है वो आपके चौथे चैप्टर से आया हुआ है। चौथे चैप्टर का आपके नाम है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, करप्शन इन पब्लिक लाइफ। ओके, ये बात ध्यान रखिए, करप्शन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो समझते हैं, इलियट और मैरिल महोदय ने जो है खास करके परिभाषा दी है भ्रष्टाचार की। कहा कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझ करके उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। यानी हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से हट करके हम अपनी आर्थिक चीज़ों को या फिर एक प्रकार से हम क्या करें, व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कोई दूसरा काम कर दें, अपने उत्तरदायित्व का निर्धारण मतलब कि निर्धारित जो हमारा दायित्व है उसका सही तरीके से निर्वहन ना करें, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? उसी क्रिया को हम बोलते हैं अपराध, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अपराध एक प्रकार से एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रकार से क्या बन चुकी, समस्या बन चुकी है भारतीय राजनीति में, और इसके कई कारण होते हैं। जब दूषित राजनीति हो जाती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, संघवाद का दुरुपयोग कभी कभी होता है, ठीक है। सेवा स्थायीकरण के नियम के कारण से प्रशासन की उदासीनता, सामाजिक मूल्यों में ह्रास आ रहा है, शिक्षा तथा आत्मबल की कमी, काला धन, नौकरशाही या असंतुलित विस्तार, कानूनी दोष, राजनीति प्रशासन औद्योगिक जगत की मिली भगत, तो इन सभी कारण से क्या होता है कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जब सरकार और खास करके पूंजीपति इकट्ठा हो जाएं या फिर और चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि भाई भ्रष्टाचार और भी बढ़ सकता है। अगर सरकार और व्यापारी एक में अगर मिल जाएंगे तो हो सकता है भ्रष्टाचार बढ़ जाए, ठीक है। तो कभी इन चीज़ों को इकट्ठा थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा, या कभी आप देखते भ्रष्टाचार कब बढ़ता है जब न्यूज वाले सारे एक ही भाषा बोलने लगे, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब इसको किसी संदर्भ में आप मत लीजिएगा, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले ही निर्धारित कर दे रहा हूँ, मैं किसी परिप्रेक्ष्य में इन बातों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा भ्रष्टाचार की यही सारी चीज़ें होती हैं। जब एक प्रकार से सारे मापदंड खास करके सरकार के अधीन ही हो जाएंगे तो फिर सरकार ही उसको परिवर्तित भी कर लेगी ना, तो भ्रष्टाचार बढ़ ही जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसी समाज में जब भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाता है कि साधारण व्यक्ति यह समझने लगते हैं कि वे असहाय हैं तथा इस व्यवस्था में किसी तरह का सुधार नहीं ला सकते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है व्हेन द करप्शन इज increased to the extent that ordinary people tend to realize that they are helpless and can not improve the present system, the condition is regarded as। बताएं उसको हम क्या बोलते हैं? नियमहीनता या मानसिक दुर्बलता या अलगाव या सामाजिक पृथकता। तो ऐसा होने पर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं भाई क्या, अलगाव, ठीक है। इसको एक प्रकार से अलगाव बोलते हैं, ठीक है, एलिनेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज ऑथर द बुक एशियन ड्रामा? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में प्रश्न 100% आने वाला है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं भाई गुरनाल मिर्डल, ठीक है। गुरनाल मिर्डल जो है ये एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है,
बड़े अधिकारियों तथा राजनेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए भारत में कौन सा संस्थात्मक प्रयत्न किया गया है? फटाफट से बताएंगे। बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए भारत में कौन सा संस्थात्मक प्रयत्न किया गया है? तो कौन सा प्रयत्न किया गया भैया? लोकपाल की नियुक्ति की गई। किसकी? लोकपाल की नियुक्ति की गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल, जो कि क्या करता है? जांच करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपका एकदम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ भारत में, वो पारित हुआ था भैया कब? वो पारित हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आप सूचना का अधिकार है आपको, एक प्रकार से ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या को कम करने से संबंधित सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज अपॉइंटेड टू सजेस्ट रिमेडी फॉर चेकिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन इन इंडिया? बताएं। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या को कम करने से खास करके करने संबंधित सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? तो उस कमेटी का नाम क्या है? संथानम कमेटी की रिपोर्ट। ठीक है, संथानम कमेटी खास करके वो बनाई गई थी खास करके भारत में भ्रष्टाचार की समस्या को कम करने के लिए। ठीक है, उसको सुझाव खास करके क्या सुझाव से हम किन चीज़ों को करें ताकि भ्रष्टाचार भारत में कम हो सके, ये संथानम कमेटी की रिपोर्ट में बताया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है वो वाला। अगला प्रश्न है, सन 2013 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला अब तक का सबसे व्यापक आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इन हुज लीडरशिप द मोस्ट एक्सटेंसिव मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन वाज हेल्ड इन द ईयर 2013? बताएं फटाफट से। 2013 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला अब तक का सबसे व्यापक आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में। आप लोगों को पता होगा अन्ना हजारे के ही साथ थे अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल राजनीति में अब तो आ चुके हैं, आपको पता होगा। अन्ना हजारे की वजह से ही अरविंद केजरीवाल की एक प्रकार से ख्याति आपको पता है हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की दिशा होती है? द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ करप्शन हैपेंस टू बी? फटाफट से बताएंगे। भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की दिशा होती है ऊर्ध्वगामी या अधोगामी या फिर समानांतर, यानी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड या फिर पैरेलल? बताएं। तो भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? वो अधोगामी यानी कि डाउनवर्ड होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगले चैप्टर से। अगले चैप्टर का नाम है आपके साइबर अपराध, साइबर क्राइम जिसको आप कहते हैं, चैप्टर नंबर 5। आइए देखते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी प्रकार से और भी वीडियोस लिखित टाइप के भी आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव के भी और वीडियोस आएंगे, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। साइबर अपराध का क्या मतलब होता है? तो साइबर अपराध का एक प्रकार से सीधा सा मतलब होता है कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी से जुड़ी हुई जालसाजी या इलेक्ट्रॉनिक चोरी करना, यही सब होता है इलेक्ट्रॉनिक अपराध या फिर एक प्रकार से साइबर अपराध। साइबर अपराध को इलेक्ट्रॉनिक अपराध भी कहते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। साइबर अपराध एक प्रकार से कंप्यूटर जालसाजी होती है और ख़ास करके अपराध का एक नया तरीका होता है ये। और 1980 तक इस तरह के अपराध का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन 1981 में लाल मर्फी पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था? साइबर अपराध के लिए इसको सज़ा हुई थी। किसको? लाल मर्फी को। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पहला व्यक्ति कौन था जिसको साइबर अपराध के लिए सज़ा मिली थी? तो 1981 में लाल मर्फी को मिली थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके साइबर अपराधों की प्रकृति अत्यंत गुप्त होती है, एकाकी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल भी होता है साइबर अपराधियों, मतलब कि जो अपराधी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैकर्स होते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को हैक कर लेते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है आपका कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया?
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको बताया था ये प्रश्न आपका 100% आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो पारित हुआ सन 2000 में आया। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निजी लाभ या धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या का झूठा उपयोग करके मतलब करने की अधिकतम कारावास की सजा है, बताएं। द मैक्सिमम मतलब अंग्रेजी में जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, बाकी यहाँ पर समझे। निजी लाभ मतलब होता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर आप धोखाधड़ी करते हैं, उसके उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का झूठा उपयोग करते हैं, तो अगर ऐसा आप करते तो इसके लिए कितनी सज़ा है अधिकतम। ठीक है, तो इसके लिए अधिकतम जो सज़ा का प्रावधान है वो लगभग 10 साल की सज़ा हो सकती है आपको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए कभी ऐसा करने का प्रयास ना करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से किसे साइबर अपराध का प्रणेता माना जाता है, बताएं। हु इज रिगार्डेड द पॉइनियर ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का प्रणेता किसे माना जाता है? तो उसको माना जाता है किसको भाई? उसको किसको माना जाता है? फटाफट से आप बताएं। प्रणेता किसको माना जाता है? जॉन ली को प्रणेता माना जाता है साइबर अपराध का। देखिए सबसे पहले पकड़ा कौन गया था? लॉन मर्फी पकड़ा गया था, ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, इंटरनेट पागलपन का संबंध है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट पागलपन का संबंध है, इंटरनेट पागलपन का संबंध है किससे है भाई? काल्पनिक और उत्तेजक किस्से, कहानियों और गानों के संप्रेषण से, या निजता के अधिकार के हनन से, कंप्यूटर में वायरस छोड़ने से, झूठे विज्ञापनों के संचरण से। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इंटरनेट पागलपन का संबंध होता है काल्पनिक और उत्तेजक किस्से, कहानियों और गानों के संप्रेषण से। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कि साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है? फटाफट से बताएंगे। Which parallel word is used for cyber crime? साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किसका क्या था भाई? इसको इलेक्ट्रॉनिक अपराध, मैंने आपको बताया था ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक अपराध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने 5वें चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आगे बढ़ते और 6वें चैप्टर की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है, बताएं। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है मतलब मादक द्रव्य व्यसन, ड्रग एडिक्शन जिसको आप बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपको मद्यपान के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मद्यपान का मतलब क्या होता है? फेयर चाइल्ड महोदय मद्यपान की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत जो होता है उसी को मद्यपान कहते हैं। जो व्यक्ति खूब ज़्यादा शराब पीता है तो शराब पीने की प्रक्रिया या बुरी आदत जब लग जाती है उसको, तो वही मद्यपान हो जाता है। ठीक है, मद्यपान। अच्छा, मादक द्रव्य व्यसन जो होता है उसमें आप गुटखा, बीड़ी, शराब, चरस, अफीम जो कुछ भी ये खाते पीते हैं, ये गलत चीज़ है बिल्कुल भी, और ख़ास करके इसको करना भी नहीं चाहिए कभी। ठीक है, तो ये मद्यपान है, मादक द्रव्य व्यसन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक जटिल समस्या आज के युवाओं की बन चुकी है। पहले के लोग तो आस्की गुटखा खाते, मतलब कि खास करके गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मतलब कि ये सब क्या बोलते हैं, खास करके पान मसाला खाया करते थे पहले के लोग। लेकिन अब क्या है, अब सिगरेट पीते हैं। आज के युवा लोग क्या करते हैं, चौराहे पर आप कहीं पर निकल जाओ, चाय और सिगरेट पीते हैं, खूब धुआं उड़ाते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल तो प्रदूषित हो रहा है इससे, और इसके अलावा इससे और भी नुकसान हो रहा है। उनका खुद का कलेजा भी काला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग खूब करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बड़े ज्ञानी बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा एक प्रकार से तार्किक व्यक्ति मानते हैं, वो भी सिगरेट के धुएं से एक प्रकार से अपने आप के कलेजे को ठंडक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठंडक क्या, एक प्रकार से कलेजे को आपके जला रहा होता है। हालांकि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न आपका, निम्नांकित में से किसे नशीले पदार्थों के उपयोग का दुष्परिणाम कहा जा सकता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी रिगार्डेड एन एडवाइजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंज्यूमिंग इंटॉक्सिएंट्स, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? निम्नांकित में से किसे नशीले पदार्थों के उपयोग का दुष्परिणाम कहा जा सकता है? तो दुष्परिणाम किसे कहा? मानसिक तनाव, स्मृति की कमजोरियां, या लीवर की बीमारियां, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि भाई
आप मानसिक तनाव में रहेंगे। लोग कहते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा था इसलिए सिगरेट पी लिया, आप पियोगे और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मानसिक तनाव बढ़ता है और याद जो ये चीज़ें याद रहती है वो मिटने लगती हैं। ठीक है, यादगार जो चीज़ें होती हैं, स्मृति की कमजोरी हो जाती है, यानी मेमोरी आपकी कमज़ोर हो जाती है। लीवर की बीमारियां भी फैलती हैं इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से कौन एक मद्य निषेध का हानिकारक परिणाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मफुल कंसिक्वेंस ऑफ प्रोहाइबिटेशन? फटाफट से बताएंगे। मद्य निषेध का एक हानिकारक परिणाम क्या होता है? तो इसका हानिकारक परिणाम क्या होता है भाई? मद्य निषेध यानी मद्यपान का अगर आप निषेध कर देंगे तो इसका हानिकारक परिणाम क्या होगा? स्वास्थ्य में गिरावट होगी? नहीं, स्वास्थ्य में एक प्रकार से आप उसको स्वास्थ्य बढ़ेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जो है आबकारी कर में एक प्रकार से कमी। तो ये सब एक प्रकार से कोई नहीं होगा, इसमें सब में बढ़ोतरी होगी, कमी किसी में नहीं होगी अगर आप मद्यपान को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मद्य निषेध बोल रहा है, निषेध माने छोड़ना। तो अगर आप ये सब छोड़ देंगे, मद्यपान निषेध कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, तो इनमें से किसी प्रकार का मतलब का हानिकारक परिणाम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नांकित कथन में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का जो है चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो आप कथन दिया गया है कि भारत में सन 1954 ईस्वी में एक नशा निषेध जांच समिति खास करके बनाई गई। तो उस समिति की अध्यक्षता में नियुक्त की गई, क्या नियुक्त किया गया था भाई? तो भारत में 1954 में एक नशा खास करके नशा निषेध जांच समिति जो बनाई गई थी वो श्रीमन नारायण की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। किसके? श्रीमन नारायण। ऑप्शन नंबर ए में दिए श्रीमन नारायण, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण। अगला प्रश्न आप देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में देश में पूर्ण मद्य निषेध को लागू किया गया था? यानी कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे देश में शराबबंदी खरीदने का मतलब कि शराबबंदी करी थी? तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे भाई? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मोरारजी देसाई थे जिन्होंने अपने शासनकाल में मद्य निषेध कर दिया था पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में कानून के द्वारा पूर्ण मद्य निषेध की नीति अपनाई गई है? फटाफट से, कानून के द्वारा, अब है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन किस राज्य में? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में कानून के द्वारा पूर्ण मद्य निषेध की नीति अपनाई गई है? तो वह राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नांकित में से प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न निम्नांकित में से कौन सा नशीला पदार्थ स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक घातक है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हीरोइन, चरस, अफीम या फिर LSD की गोलियां? बताएं तो कौन सा एक प्रकार से नशीला पदार्थ स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक घातक है? वैसे घातक तो ये सब है, लेकिन सबसे अधिक घातक इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक इनमें से घातक है हीरोइन। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। वो हीरोइन नहीं जो हीरो के साथ मूवी में काम करती है, हीरोइन एक नशीला पदार्थ होता है, बहुत ज़्यादा घातक पदार्थ है ये। ठीक है, हीरोइन। तो ऑप्शन नंबर इसका ये लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत सरकार के द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इन व्हिच ईयर एंटी नारकोटिक एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताएं तो एंटी नारकोटिक एक्ट जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था कब भाई? वो पारित हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न छपेगा, रट लीजिएगा एकदम से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पर आपके आ चुका है कि वर्ष 2016 से किस राज्य में पूर्ण मद्य निषेध का कानून लागू किया गया है? इन विच स्टेट कंप्लीट प्रोहाइबिटेशन वाज इनेक्टेड फ्रॉम द ईयर 2016 यानी कि 2016? फटाफट से बताएंगे। वर्ष 2016 से किस राज्य में पूर्ण मद्य निषेध का कानून लागू किया गया है? बिहार में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो बिल्कुल आप सभी को पता है 2016 से बिहार में शराबबंदी है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका अगले चैप्टर से है। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला चैप्टर जो है आपका उसका नाम है आत्महत्या, सुसाइड। सुसाइड खास करके क्यों लोग करते हैं, सुसाइड किसे कहते हैं, ये सब इसमें हमको पढ़ना होगा। ठीक है, आत्महत्या का अर्थ और प्रकृति को जानेंगे।
आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? इलियट और मैरिल इसकी बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि आत्महत्या जो होता है वो व्यक्तिक विघटन के दुखद और अपरिवर्तनशील अंत की स्थिति होती है और यह व्यक्ति की मनोवृत्तियों में होने वाले उन क्रमिक परिवर्तनों का अंतिम स्तर होता है जिसमें व्यक्ति के मन में जीवन के प्रति प्रेम के स्थान पर क्या हो जाती है? घृणा की भावना पैदा हो जाती है। और जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रति प्रेम ना कर करके घृणा प्रकट करता है तो यही स्थिति क्या होती है? आत्महत्या कहलाती है। तभी व्यक्ति आत्महत्या करता है। अच्छा, दुर्खीम जो हैं वो कहते हैं कि आत्महत्या का तात्पर्य, दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत भी दुर्खीम का है, तो वो कहते हैं कि आत्महत्या का तात्पर्य किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सकारात्मक यानी पॉजिटिव अथवा नकारात्मक यानी निगेटिव क्रिया का परिणाम होती है तथा इस परिणाम के बारे में व्यक्ति पहले से भी जागरूक पहले से ही जागरूक होता है कि इसका क्या परिणाम होना है। ठीक है, तो आत्महत्या को मिला करके ये बात आप ध्यान रखेंगे, कई एक प्रकार से मनुष्य को नहीं करनी चाहिए आत्महत्या। आत्महत्या के बहुत सारे मामले आपको बता दूं कि 2015 में आत्महत्या के 1,33,623 मामले सामने आए थे। ठीक है, इसके अलावा खास करके आप देखेंगे 2016 में 1,31,000 मामले आए। ठीक है, 31,000 मामले आए। इसके अलावा 2017 में 1,29,000, फिर 18 में 1,34,000, 34,516, 19 में 1,39,123 मामले और ये बढ़ करके 2020 में जो आया वो 1,40,328 मामले आत्महत्या के कुल आए। आत्महत्याएँ खास करके ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भारत में खास करके जनसंख्या जो है तो कई चीज़ें हैं खास करके, तो आत्महत्या एक प्रकार से लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसको लेकर के आत्महत्या क्यों लोग करते हैं, इसके कारण को, इसके परिणाम को, और आत्महत्या ना करें लोग, इसको लेकर के तमाम सुझाव भी हमको इस कि चैप्टर में पढ़ना होता है। अब प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, ये देखें। प्रश्न आपसे पूछा गया भाई कि विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि भारत में आत्महत्या करने का सबसे अधिक प्रचलित तरीका कौन सा है? आग लगा करके लोग मरते हैं, या फांसी लगा करके, या डूब करके जाने देते हैं, या फिर जहर खा करके। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं फांसी लगा करके। कैसे भाई? फांसी लगा करके। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो एकदम से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सुसाइड? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको लिखा है, आपको सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम ने लिखा है। इसी पुस्तक में, द सुसाइड पुस्तक में आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है इमाइल दुर्खीम ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ये कि सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आएगा। तो इमाइल दुर्खीम, देखिए इमाइल दुर्खीम, देखिए दुर्खीम से पता हो रहा दुख में जी रहे हैं, ये ऐसा था नहीं कि ये जी रहे थे, लेकिन दुर्खीम ऐसा ट्रिक बना लीजिए। सुसाइड कौन करेगा? जो दुख में जिएगा। तो द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्खीम। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम, चूंकि वो दुखी हुआ करते थे। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। आत्महत्या इनमें से सही कथन कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा इनमें से भाई? फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आत्महत्या की अनुभाविक व्याख्या मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? नहीं। आत्महत्या करना एक कानूनी अपराध है? बिल्कुल है, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भारत में विवाहित स्त्रियों की तुलना में अविवाहित लड़कियां अधिक आत्महत्याएं करती हैं, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। आत्महत्या का व्यक्तिगत इच्छा से कोई संबंध नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आत्महत्या का उदाहरण है? आत्महत्या का उदाहरण इनमें से कौन सी एक दशा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताइएगा सभी लोग भाई। देखिए, दुश्मन से लड़ते हुए सैनिक द्वारा युद्ध में अपनी जान देना, ये आत्महत्या नहीं है। कैप्टन के द्वारा डूबते हुए जहाज के साथ स्वयं भी डूब जाना, ये आत्महत्या है? नहीं है। एक मजदूर की भूख से मृत्यु हो जाना, ये भी आत्महत्या नहीं है। ठीक है। बाढ़ में डूबने से मृत्यु हो जाना, ये भी आपका आत्महत्या नहीं है। कैप्टन द्वारा डूबते हुए जहाज के साथ स्वयं भी डूब जाना, स्वयं डूब जाना, देखें यहाँ पर स्वयं डूब जाना, ये आत्महत्या का रूप हो सकता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, कैप्टन द्वारा डूबते हुए जहाज के साथ स्वयं भी डूब जाना, ये एक प्रकार से क्या है? आत्महत्या हो सकती है आपकी। ऑप्शन नंबर बी, बाकी तीनों नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नांकित में से किस एक विचारक ने
निम्नांकित में से किस एक विचारक ने व्यक्ति की संवेगात्मक अस्थिरता को आत्महत्या का सर्वप्रमुख कारण बताया है कि व्यक्ति जब अस्थिर हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसी कारण से वो आत्महत्या करता है। ऐसा सिगमंड फ्रायड महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? सिगमंड फ्रायड। जबकि आत्महत्या का एक कारण जो है सामाजिक कारण मानते हैं दुर्खीम महोदय। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि संवेगात्मक अस्थिरता के कारण से व्यक्ति आत्महत्या करता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नांकित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से किसी मतलब कि उसमें से सही विकल्प का चयन करके कीजिए। आपका कथन दिया कि भारत में डैश आत्महत्या का एक ऐसा कारण है जो विवाहित तथा अविवाहित दोनों श्रेणियों की महिलाओं के लिए सामान्य है। अशिक्षा, दहेज की मांग, धार्मिक अंधविश्वास या बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल दहेज की मांग। देखिए, भारत में दहेज की मांग आत्महत्या का एक ऐसा कारण है जो विवाहित तथा अविवाहित दोनों श्रेणियों की महिलाओं में सामान्य सी बात है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। निम्नांकित में से यह निष्कर्ष किसने दिया कि आत्महत्या का वास्तविक कारण व्यक्ति पर सार्वजनिक दशाओं का एक विशेष दबाव होता है? सामाजिक दशाओं का। तो सामाजिक बात, जब मैं बात करूं सामाजिक दशाओं का एक दबाव, तो वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं? आप सभी को पता होगा, इमाइल दुर्खीम ने ही सामाजिक कारण बताया है, तो वही होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कहते हैं कि भाई सामाजिक, देखिए सामाजिक कारण तो कहीं ना कहीं पे होता है। व्यक्ति लोग आत्महत्या बहुत सारे व्यक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई गलत काम उनके द्वारा हो गया तो समाज के लोग क्या कहेंगे, ये हो गया, आप कैसे, हमारी इज्जत चली गई, हम कैसे बाहर निकले, लोग पूछेंगे, लोग मौज लेंगे। इसके कारण से बहुत सारे लोग ऐसा फील मतलब करके और जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से ध्यान रखिए थोड़ा सा। आत्महत्या एक प्रकार से बड़ी गलत चीज़ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसके रोकथाम के लिए किस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आत्महत्या के कई सारे कारण हैं। पारिवारिक कारण भी हो सकता है, व्यक्तिगत कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, कई सारे कारण हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसका निदान कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब अगला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का क्या नाम है? 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? 8वें चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट। 8वें चैप्टर का नाम है आपके आतंकवाद। ठीक है, टेररिज्म। आतंकवाद के बारे में अगर बात की जाए तो आतंकवाद जो है खास करके आप देखते हैं वर्तमान में आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली एक नियोजित हिंसा का एक विशेष प्रकार आप कह सकते हैं। कि भाई आतंकवाद कौन? राजनीतिक लोग करवाते हैं, दूसरे देश के लोग करवाते हैं। किसी से कि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि भारत के प्रति आप देखते हैं आतंकवाद का संरक्षण देता आ रहा है बहुत दिनों से। तो कहीं ना कहीं पे ये होता है। पाल जो है बिल किंसन महोदय कहते हैं कि राजनीति की भाषा में आतंकवाद बहुसंख्यक लोगों के निर्णय के विरुद्ध कुछ लोगों का अथवा उनके संगठन के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा कराने का एक हिंसक हथियार होता है आतंकवाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आतंकवाद के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्न को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न आपका है कि सितंबर 2001 ईस्वी में दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना ट्विन टावर के विध्वंस के रूप में दुनिया के किस नगर में घटित हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। अच्छा, आतंकवाद कई कारणों से होता है। धार्मिक उन्माद से होता है, युवा वर्ग में विचलन हो जाता है, और इसके अलावा राजनीतिक कूटनीति से भी एक प्रकार से सैनिक सरकारें अगर हो जाती तो इससे भी आतंकवाद बढ़ता है। मादक पदार्थों का, हथियारों की तस्करी से आतंकवाद बढ़ता है। हिंसक मनोवृत्तियाँ, ठीक है, पृथकतावादी आंदोलन, भ्रष्ट राजनीति अगर हो गई तो भी, और न्याय में अत्यधिक विलंब अगर हो जाता तो भी लोग आतंकवादी बन जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं अगर न्याय नहीं मिलता किसी व्यक्ति को तो आतंकवादी ही बनता है। ठीक है, मूवी आप देख लीजिएगा, कौन सी मूवी है? दिल जले मूवी है अजय देवगन की। ठीक है, उसमें आतंकवाद का आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी होती है कि नहीं होती, उसमें बताता है वो। हालांकि आतंकवादी कोई व्यक्ति होता है, लेकिन उसका माइंड मेकअप किया जाता है आजकल के आतंकवादियों का। ठीक है, कि तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, दुनिया भर का चीज़। इस समय तो तालिबान, आपको पता ही है, तालिबान का मामला हो ही रहा है। ठीक है, प्रश्न आपका है कि सितंबर 2001 ईस्वी में दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना ट्विन टावर के विध्वंस के रूप में दुनिया के किस नगर में घटित हुई थी भाई? तो किस नगर में घटित हुई थी? तो वो कौन सा नगर था? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर का बढ़िया प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन आपका है निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 कथन इनमें से सही है, 1 कथन इनमें से सही नहीं है। देखें, तो वर्ष 2001 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद की एक सर्वसम्मत परिभाषा प्रस्तुत करी थी, तो ऐसा नहीं किया था उसने, तो ये एक प्रकार से सही नहीं है। आतंकवाद का उद्देश्य राजनीतिक अथवा अर्ध राजनीतिक होता है, बिल्कुल हो सकता है। हिंसा और उत्पीड़न आतंकवाद के प्रमुख तत्व हैं, ठीक है, बिल्कुल है। वायलेंस और इंटीमिडेशन एक प्रकार से होता है। इसके अलावा आतंकवाद की प्रकृति विद्रोह से भिन्न होती है, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों सही हैं आतंकवाद के संदर्भ में, जबकि ऊपर वाला नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से कौन एक आतंकवाद का कारण नहीं है, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ टेररिज्म, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से कौन एक आतंकवाद का कारण नहीं है। धार्मिक उन्माद के कारण से होता है आतंकवाद, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि खास करके बात की जाए राजनीतिक स्वार्थों के कारण से आतंकवाद बढ़ता है, ठीक है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट से। सैनिक शासन हो जाएगा, आर्मी रूल होगा तो भी आतंकवाद बढ़ सकता है। युवा असंतोष से, यूथ इससे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। ये उतना ज़बरदस्त कारण नहीं जितना ये तीनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर, बताएं। KLCF या फिर जिहाद कश्मीर या लश्कर ताइबा या ओसामा बिन लादेन, फटाफट से आप बताने का प्रयास। कौन सा संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, तो कौन सा कथन है भाई, लश्कर ताइबा, ठीक है। कौन सा कथन है, लश्कर ताइबा। ये कहाँ का है, लश्कर ताइबा आपका पड़ेगा कहाँ का भाई, लश्कर ताइबा आपका पड़ेगा, ठीक है। लश्कर ताइबा कहाँ का पड़ेगा आपका, लश्कर ताइबा पड़ेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। और इसके अलावा असम में कौन सा है भाई, असम में आपका पड़ेगा, असम में पड़ेगा उल्फा, ठीक है। असम में पड़ेगा उल्फा आतंकवादी संगठन, ठीक है। इसके अलावा तालिबान, अगर बात करें तालिबान में, तो तालिबान में आपका पड़ेगा ओसामा बिन लादेन, ठीक है। इसके अलावा और देखा जाए जैसे कि पंजाब में क्या है भाई, पंजाब में आपका पड़ेगा भिंडरावाला, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में लश्कर ताइबा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आतंकवाद एक ऐसा अवांछित कृत्य है, बताएं, जो आत्मघाती समूहों द्वारा क्रियान्वित होता है, जो हिंसा द्वारा जनजीवन को असुरक्षित बनाता है, जो किसी समूह द्वारा अपने आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, जो मुस्लिम राष्ट्रों के द्वारा गैर मुस्लिम देशों के विरुद्ध व्यवहार में लाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आतंकवाद एक ऐसा अवांछित कृत्य है जो क्या करता है, जो हिंसा के द्वारा जनजीवन को असुरक्षित बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जम्मू तथा कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन JKLF का पूरा नाम क्या है, बताएं। JKLF ये कहाँ पर है, JKLF कहाँ पर है भाई, ये JKLF जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन जो है, इसका पूरा नाम क्या है भाई, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सन 2008 ईस्वी में अहमदाबाद में सिलसिलेवार बम विस्फोट से संबंधित बहुत से आतंकवादियों को किस वर्ष विशेष न्यायालय द्वारा फांसी या आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, तो वो कब दी गई थी भाई, तो दी गई थी खास करके 2022 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया। भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ चुका है एग्जाम की दृष्टि से। फटाफट से आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया, तो लागू किया गया था 2001 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई, अगले चैप्टर के आपके नाम है जो है संरचनात्मक समस्याएं कुछ हैं, जैसे निर्धनता या जातिगत असमानताएं, ठीक है।
अब इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे हम। देखें, निर्धनता की समस्या, निर्धनता चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉवर्टी। निर्धनता क्या होती है? गिलिन और गिलिन कहते हैं कि निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को ऊंचा, मतलब उतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक व मानसिक कुशलता बनी रह सके तथा वह और उसके आश्रित जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा किया जा सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। निर्धनता की परिभाषा और विद्वानों ने भी दी है, जैसे कि गोडार्ड महोदय कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं पे निर्धनता की प्रकृति भारत में भी अलग अलग मापदंडों के हिसाब से होता है। वैसे निर्धनता कई कारण होते हैं निर्धनता के। उद्योगों का असंतुलित विकास होगा तो निर्धनता फैलेगी, क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन फैलेगा तो भी, ठीक है, कुशल श्रम के कमी के कारण से निर्धनता होती है, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था हो जाने से निर्धनता बढ़ती है, जनसंख्या में वृद्धि से निर्धनता बढ़ती है, संचार की नई प्रौद्योगिकी के कारण से निर्धनता बढ़ती जा रही है, नियोजित अर्थव्यवस्था का अभाव, प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार होने से भी निर्धनता बढ़ती है। इसके अलावा महंगाई और विदेशी ऋणों का बोझ भी जैसे बढ़ता जाता है, जैसे पाकिस्तान में आप देख सकते हो। इसके अलावा सब्सिडी या निःशुल्क सहायता से भी निर्धनता कहीं ना कहीं बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो उदारीकरण और वैश्वीकरण से भी आप देखते हो उसका भी प्रभाव निर्धनता पर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्धनता के कई सारे परिणाम भी होते हैं अगर कोई व्यक्ति निर्धन है। अच्छा, भारत एक धनी देश है जिसके निवासी निर्धन हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कहा जाता है, विद्वानों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा वे भारत एक धनी देश है लेकिन जिसके निवासी क्या है? निर्धन है। निर्धनता के कई सारे परिणाम हैं, जैसे अपराधों में वृद्धि होती है। निर्धन व्यक्ति एक प्रकार से अपराध में वृद्धि होती है निर्धनता से, और बाल अपराधों में वृद्धि होती है। इसके अलावा दुर्व्यसनों की वृद्धि होती है, लोग एक प्रकार से जुआ खेला प्रारंभ कर देते हैं और मद्यपान करते हैं, नशाखोरी, तमाम प्रकार के, परिवार का विघटन हो जाता है निर्धनता से, झगड़ा लड़ाई बहुत होती है, चरित्र का पतन हो जाता है। ठीक है, भिक्षावृत्ति बढ़ जाती है, लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। निर्धनता खास करके इससे क्या होता है, संस्कृति का विकास एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उतना सही तरीके से नहीं हो पाता, और आंदोलन भी बढ़ जाते हैं, संघर्ष होने प्रारंभ हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं, कूट में से इनसे संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन क्या है, कारण क्या है? देखिए, कथन है कि निर्धनता की समस्या व्यक्तिगत विघटन में वृद्धि करती है, और कारण है कि निर्धनता नैतिक पतन और अपराधी व्यवहारों का मुख्य कारण है। अब इसमें क्या होगा बताएं? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निर्धनता की समस्या व्यक्तिगत विघटन में वृद्धि करती है। बिल्कुल, व्यक्तिगत विघटन में तो वृद्धि करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन निर्धनता नैतिक पतन और अपराधी व्यवहारों का मुख्य कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुख्य कारण है, मुख्य कारण नहीं है, एक गौण कारण के रूप में छोड़ सकते हैं। तो कथन तो सही है लेकिन कारण जो है इसका गलत है। तो पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी में दिया कथन सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? देखेंगे इनमें से। देखिए, निर्धनता एक मनोसामाजिक समस्या है, नहीं। मांग की अपेक्षा श्रमिकों की कम आपूर्ति भारत में कम मजदूरी के कारण है, ऐसा भी नहीं है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, बिल्कुल कारण है, ये है सही करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था निर्धनता में वृद्धि करती है, तो ये कुछ चीज़ें सही है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया? कथन सही है, तो कथन सी ऑप्शन ही ज़्यादा बेटर है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण निर्धनता की समस्या को कम करने के लिए सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, मनरेगा शायद इसको बोलेंगे। मनरेगा। देखिए, महात्मा गांधी का ले लिया हमने यम, ठीक है, एन का, नेशनल का ले लिया एन, ठीक है, आर का ले लिया आर, ई एम्प्लॉयमेंट का ले लिया ई, ठीक है, और गारंटी का ले लिया जी, और एक्ट का ले लिया ए। तो ये क्या बन गया? मनरेगा बन गया। तो मनरेगा आपको पता होगा, पहले इसको नरेगा कहा जाता था, अब क्या होगा? मनरेगा हो गया, आगे प्रधानमंत्री लग गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो महात्मा गांधी
हाँ मनरेगा होगा, महात्मा गांधी, पहले नरेगा था, अब मनरेगा होगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून किस वर्ष लागू किया गया भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। कब लागू किया गया ये? तो ये लागू किया गया कब भाई? लागू किया गया 2006 से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 5 सदस्य वाले उस ग्रामीण परिवार को निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे माना जाएगा जिसकी मासिक आय 4080 रुपये से कम हो? ऐसा किस समिति ने बताया था? तो ऐसा किस समिति ने बताया था भाई? ऐसा समिति ने, मतलब ये तेंदुलकर समिति, रामास्वामी समिति और ये गिल समिति और अशोक मेहता समिति, ये सब समितियां हैं जो कि गरीबी को निर्धारण करने के लिए बनी थी कि भाई किस व्यक्ति को गरीब माना जाए, निर्धन माना जाए, किसको क्या माना जाए। तो भारत सरकार के द्वारा कमेटी नियुक्त की गई थी। तो 5 सदस्य वाला कोई ग्रामीण परिवार है, उस परिवार को अगर वो उसकी मासिक आय 4080 रुपये से कम है तो वह गरीब परिवार है, ऐसा किस कमेटी ने बताया था? तो ऐसा जो कमेटी है वो तेंदुलकर कमेटी, उस कमेटी ने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में निर्धनता निवारण में बाधक है? तो कौन सी एक दशा निर्धनता निवारण में बाधक है भाई? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, मादक द्रव्यों का बढ़ता हुआ उपयोग, या अपर्याप्त ऋण सुविधाएं, या प्रभावी जनसंख्या नीति का अभाव? प्रभावी जनसंख्या नीति का अभाव है, इसीलिए भारत में निर्धनता निवारण में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में से किस एक लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है? बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने ऐसा किया है भाई? तो आंद्रे बित्ताई, ठीक है, आंद्रे बित्ताई महोदय ने क्या किया है? उन्होंने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है आपका, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है क्या? उसका चैप्टर का नाम है धार्मिक या जनजातीय और क्षेत्रीय समस्याएं। ठीक है, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं हम। प्रश्न है कि भारत में निम्नांकित में से किस धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत सबसे कम है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म? कौन सा धर्म सबसे कम है भारत में, ये बताने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत में निम्नांकित में से किस धर्म के अनुयायियों का परसेंटेज सबसे कम है? तो कौन सा धर्म हो सकता है भाई इनमें से? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म के अनुयायी जो है भारत में सबसे कम है। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी जो है भारत में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो अपने से संबंधित लोगों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। यह किसने कहा था? हर्बर्ट मीड ने, राजबली पांडे ने, इमाइल दुर्खीम ने या मैक्स वेबर ने? तो ऐसा किसने कहा था भाई? ऐसा कहने वाले जो विद्वान है वो इमाइल दुर्खीम है। इमाइल दुर्खीम ने कहा था कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और आचरणों की एक व्यवस्था होती है जो अपने से संबंधित लोगों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है, इकट्ठा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनरीतियों के एक बड़े हिस्से ने निम्नांकित में से किस धर्म को ग्रहण किया है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों के एक बड़े हिस्से ने किस धर्म को ग्रहण किया भाई? हिंदू धर्म को, ईसाई धर्म को, बौद्ध धर्म को या इस्लाम धर्म को? तो उसने क्या ग्रहण किया है भाई? वो ईसाई धर्म को ग्रहण किया है। पूर्वोत्तर राज्यों की जो जातियाँ हैं उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय सामाजिक संरचना से संबंधित निम्नांकित में से कौन सी एक दशा धार्मिक और संजातीय समस्याओं का मूल कारण है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धार्मिक एक दशा कौन सी ऐसी है जो कि भारतीय संरचना से संबंधित धार्मिक और संजातीय समस्याओं का मूल कारण है? धर्मनिरपेक्षता, भौगोलिक भिन्नताएं, औपनिवेशिक शासन या फिर जातिगत विभेद? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल, जाति विभेद जो है ये खास करके धार्मिक और संजातीय समस्याओं का मूल कारण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नांकित में से किस एक दशा को सांप्रदायिकता का उदाहरण कहा जाएगा? सांप्रदायिकता का उदाहरण किसे कहा जाएगा? तो बिल्कुल इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है हिंदू तथा मुसलमानों के बीच होने वाला संघर्ष, ये बिल्कुल सांप्रदायिकता कहा जाएगा। वैष्णव और शैवों के बीच होने वाला संघर्ष, इसको भी सांप्रदायिकता कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई संघर्ष हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, वैष्णव और शैव के बीच में पहले हुआ करता था संघर्ष, ठीक है, प्राचीन काल में, तो ये भी हो सकता है आपका। और सिया और सुन्नियों के बीच में संघर्ष, तो ये तो है ही है।
ठीक, तो इन सभी को सांप्रदायिकता कहेंगे। जरूरी नहीं है कि दो धर्मों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में अगर होता है, दो कम्युनिटी के बीच में अगर संघर्ष होता है तो उसको हम सांप्रदायिकता कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में धार्मिक असामंजस्य का परिणाम है? फटाफट से बताएंगे। भाषाई भिन्नता। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में धार्मिक असामंजस्य का परिणाम है? तो दशा कौन सी है? सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल टेंशन। ठीक है, सांप्रदायिक तनाव जो होता है ये भारत में धार्मिक असामंजस्य का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजातीय असामंजस्य का संबंध है सांस्कृतिक भेदभाव से, प्रजातीय भेदभाव से, लैंगिक भेदभाव से, आर्थिक भेदभाव से। तो संजातीयता का मतलब क्या होता है? संजातीयता मतलब कि एक ही जाति के लोगों के प्रति एक प्रकार से, मतलब अपनी ही जाति को आगे बढ़ाना, अपनी ही जाति को आगे बढ़ाना, संजातीयता, एक ही जाति के, एक ही भाषा के, एक ही क्षेत्र के, तो ये सब संजातीय होते हैं। ठीक है, एक ही ऐसी वेशभूषा पहनने वाले, ये भी संजातीय हो गए। एक ही जैसे रहन सहन, एक ही ऐसे खान पान किसी व्यक्ति का है 10-12 लोगों का, तो संजातीय हो गए। ठीक है, तो प्रश्न संजातीय असामंजस्य का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है भाई? सांस्कृतिक भेदभाव से है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कौन सी एक दशा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव का कारण इनमें से है? तो कौन सी एक दशा है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन सी एक दशा है? तो वो दशा है भाई राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ जो होते हैं, ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव का एक कारण है। ठीक है, राजनीतिक दलों का खास करके निहित स्वार्थ, यानी राजनीतिक दल जो है एक प्रकार से आजकल तो देख ही रहे हैं, लोग जातियों को एक प्रकार से पहले धर्म को बांटा, फिर जातियों को एक प्रकार से अब जातिगत राजनीति करने पर उतर आए हैं बहुत सारे लोग। आप ही देख ही रहे होंगे लगातार किस प्रकार से टिप्पणियां हो रही हैं धर्म ग्रंथों पर, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें लोग कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों की आलोचनाएं। अभी तक हिंदू मुस्लिम पर राजनीति लोग करते थे, अब क्या कर दिया? मुसलमानों में कोई शिया को लेकर के, कोई सुन्नी को लेकर के, कोई अहमदिया, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। और हिंदुओं में तो जाति तो तमाम सारी है ही हैं, तो उनमें देखते हैं कोई ब्राह्मण को लेकर के कर रहा है, कोई क्षत्रियों को इकट्ठा कर रहा है, अब कोई जो है शूद्र का, ओबीसी का अलग, कोई एसटी का, कोई सभी का अलग अलग अपनी तरफ से लोग एक प्रकार से कर रहे हैं। तो इसके कारण से क्या हो रहा है? इसके कारण से और जातिगत विभेदता बढ़ रही है, लोग और ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं। लोग एक प्रकार से एक जाति दूसरे जाति में, जो जजमानी व्यवस्था अभी तक फैली हुई थी, जजमानी व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था थी। ठीक है, तो हर व्यक्ति हर जाति से, हर जाति का काम लगा करता था और सही तरीके से लोग आगे बढ़ते थे, सामंजस्य था। लेकिन आजकल तो और ज़्यादा उसका विभद्र रूप सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर आपका है वो कौन सा चैप्टर है भाई? अगला चैप्टर है आपका 11वां चैप्टर। उसमें आपको क्या पढ़ना है? अल्पसंख्यकों का मुद्दा, इशूज ऑफ जो माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं। तो देखिए प्रश्न आपका कैसे बनता है, यहाँ से देखिएगा सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आपका है कि नागालैंड, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? अल्पसंख्यक ऐसा नहीं भाई, देखिए जैसे अगर मैं बताऊं कि जैसे पंजाब में अल्पसंख्यक किसे कहेंगे आप? पंजाब में हिंदू कम्युनिटी को आप अल्पसंख्यक बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पंजाब में पंजाबी से मतलब सिख धर्म के लोग ज़्यादा हैं, उसकी अपेक्षा सिख धर्म की अपेक्षा मुस्लिम और ईसाई और ये सब धर्म के लोग कम हैं, तो वहाँ पर ये लोग अल्पसंख्यक हैं। पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी और लोग अल्पसंख्यक हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से नागालैंड, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? ईसाइयों को या हिंदू को या फिर दोनों को? तो किसे कहेंगे भाई? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें हिंदुओं को, क्योंकि नागालैंड, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं, कोट में दिए गए उत्तरों में से इनमें से संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कारण मतलब कथन और कारण दिया गया है। कथन आपका है कि धार्मिक आधार पर संपूर्ण भारत में किसी एक समुदाय को बहुसंख्यक नहीं माना जाता है, और कारण दिया कि भारत के विभिन्न राज्यों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय एक दूसरे से अलग अलग है। बिल्कुल ठीक बातें कही जा रही हैं। पहला क्या है कि धार्मिक आधार पर, प्रश्न देखें, प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रश्न आपका कह रहा है कि धार्मिक आधार पर संपूर्ण भारत में किसी एक समुदाय को बहुसंख्यक नहीं माना जाता।
ये भारत में माना जाता है भाई। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला आपका कथन। कारण क्या कह रहा है इस संदर्भ में कि भारत के विभिन्न राज्यों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय एक दूसरे से भिन्न हैं। ये सही हो सकता है, भारत के विभिन्न राज्यों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग राज्यों में। तो ये इसका कथन क्या होगा, कथन गलत है और कारण सही है। कथन गलत है किंतु कारण सही है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है कि भारत के मुस्लिम समुदाय में निम्नांकित में से कौन सी एक दशा का संबंध मतलब धार्मिक पृथकतावाद से है, फटाफट से बताएंगे। भारत में मुस्लिम समुदाय में निम्नांकित में से कौन सी एक दशा का संबंध धार्मिक पृथकतावाद से है? शैक्षणिक पिछड़ापन, असुरक्षा की भावना या आर्थिक पिछड़ापन? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, असुरक्षा की भावना। ठीक है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। तो भारत में मुस्लिम समुदाय में निम्नांकित में से जो दशा है असुरक्षा की भावना, उसका एक प्रकार संबंध धार्मिक पृथकतावाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सी एक दशा बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला एक कारण है? तो इनमें से कौन सी दशा है भाई जो कि एक प्रकार से तनाव उत्पन्न कर सकती है? तो कौन सा कारण है इनमें से? धार्मिक वैचारिकी में अंतर, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। धार्मिक दलों के स्वार्थ, बिल्कुल सॉरी, राजनीतिक दलों के स्वार्थ, ये सही है ये। तो यही एक प्रकार से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करते हैं, राजनीतिक दल के जो स्वार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग कब स्थापित किया था? तो भारत ने पहला अल्पसंख्यक आयोग जो स्थापित किया था वो कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1978 में किया था। रट लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, ये एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साहब जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ वो प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे पंजाब में अल्पसंख्यक समुदाय माना जाएगा? तो बताएं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था पंजाब में अल्पसंख्यक किसे मानेंगे हम? पंजाब में हम अल्पसंख्यक किसे मानेंगे भाई? पंजाब में अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि पंजाब में बहुसंख्यक किसे मानेंगे या अल्पसंख्यक किसे मानेंगे। तो पंजाब में अल्पसंख्यक हम किसको मान सकते हैं? मान लेते हैं इनमें से, तो हिंदू को हम अल्पसंख्यक पंजाब में मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिख धर्म के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर बंगाली गुजराती भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा बंगाली गुजराती कोई धर्म तो है नहीं आपका, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही आप कट गए। तो ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या होना चाहिए कि निम्नांकित में से पंजाब में किसे बहुसंख्यक समुदाय माना जाएगा? बहुसंख्यक यहाँ पर कर लीजिए, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या लगाएंगे? सिख। ठीक है, क्योंकि सिख वहाँ पर बहुसंख्यक है, हिंदू कम्युनिटी जो है वो अल्पसंख्यक है। अच्छा, ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो मापदंड है, ये जनसंख्या मतलब ये धर्म भी हो सकता है और ख़ास करके ये भाषा भी हो सकता है, भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, ये इस प्रकार का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला जो चैप्टर है आपका वो कौन सा चैप्टर है भाई? अगला चैप्टर है आपका 13वां नंबर चैप्टर। 13वें चैप्टर की अगर बात कीजिए, मतलब 12वें चैप्टर की अगर बात की तो उसमें क्या पढ़ना है हमको? दलित और पिछड़ा वर्ग के बारे में। ठीक है, दलित और पिछड़े वर्गों के से बनने वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को, बढ़िया प्रश्न है, देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनुच्छेद कौन सा अधिकार ऐसा देता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? बिल्कुल अनुच्छेद 340 का फर्स्ट जो है ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग राष्ट्रपति बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, पिछड़े वर्गों की रक्षा में सुधार करने से संबंधित आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो खास करके आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई? उनका नाम है पेरियार रामास्वामी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सन 1953 ईस्वी में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1953 में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी काका कालेलकर, ये प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब लागू हुआ तो 1953, मतलब कब नियुक्त हुआ तो 1953 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। क्लियर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा में, 100% आने वाला है, रट लीजिएगा एकदम से। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग से भी प्रश्न आपका आएगा कि भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी, ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो किस वर्ष हुई थी भाई? ये हुई थी 1979 ईस्वी में। और खास करके द्वितीय पिछड़ा वर्ग को हम क्या बोलते हैं? मंडल आयोग भी बोलते हैं। और खास करके द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये आता है। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही जोड़ों से संबंधित कूट में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को हमको मिलाना है। सबसे पहले देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष कौन है भाई प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के? मैंने आपको बताया था काका कालेलकर। तो पहले का फर्स्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका क्या हो जाएगा? पहले का बनेगा आपका फर्स्ट। दूसरा आपका द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीपी मंडल। तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, बीपी मंडल, ठीक है। तो सी का आपका क्या बनेगा? सी का बनेगा भाई आपका चौथा, ठीक है। अच्छा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर 3 में दी है, दूसरे का 3 लग जाएगा। और द्रविड़ कन्नंगम पार्टी, इसकी स्थापना पेरियार रामास्वामी ने करी थी। तो एक प्रकार से ये लग जाएगा। तो पहले का क्या बना आपका? पहले का बनेगा पहला ए का 1, ठीक है। दूसरे का क्या बनेगा? दूसरे का बनेगा 3, यानी कि बी का बनेगा 3। सी का क्या बनेगा? सी का बनेगा आपका 4। और डी का आपका क्या बनेगा? डी का बनेगा आपका भाई, डी का बनेगा 2, ठीक है। तो A1 और D2 याद कर लीजिए। A1 D2 कहाँ पर है आपको दिख रहा है? A में 1 इसमें और इसमें, D2 किस में दिख रहा है? इसमें और इसमें। देखिए मिल किस में रहा है? A1 और D2 ये मिल रहा है ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बाकी बी 3 भी था और सी 4 था। बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। देखें ए का यानी कौन सा सही था? पहले का बिल्कुल पहला सही था। तो पहले में पहला आप देखें ये है और ये है, ठीक है। दूसरे में सत्य समाज की स्थापना किसने करी थी? मान लेते हैं आपको 2 ही पता कि भाई द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए पहले का 1 आपको पता है और तीसरे का सी का कौन सा पता हो गया हमको? चौथा है। तो सी का चौथा किस में है? सी का चौथा इसी में है ना, बाकी इसमें तो सी का चौथा है नहीं। तो यानी कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको 2 भी पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। और यहाँ पर आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। सबसे पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फूले ने करी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे बीपी मंडल। और द्रविड़ कनिंघम पार्टी की स्थापना किसने करी? तो पेरियार रामास्वामी ने करी। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए हैं। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का ये है कि प्रश्न क्या है आपका भाई? प्रश्न है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 27% आरक्षण देने का निर्णय किस वर्ष दिया गया? खास करके तो ये दिया गया था कब भाई? ये दिया गया था आपका 1992 ईस्वी में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, 1992 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आएंगे। तो लगभग 12 चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब बाकी जो होगा आपका, बाकी चैप्टर्स आपके बच रहे हैं, जैसे कि लगभग आपके और भी चैप्टर्स बच रहे हैं। इसकी जितना चैप्टर मैंने 12 चैप्टर चर्चा किया, तो 12 चैप्टर और आपके बच रहे हैं। उनकी जो वीडियो होगी वो मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत अभी हमको और चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे कि 13वें चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या भाई? पारिवारिक समस्याओं के बारे में, दहेज और घरेलू हिंसा, फिर विवाह विच्छेद के बारे में पढ़ना है, यानी डिवोर्स के बारे में, आंतरिक और अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में 15वें चैप्टर में, 16वें में वृद्धजनों की समस्या, फिर उसके बाद विकास क्या किसे कहते हैं 17वां चैप्टर, फिर 18वें चैप्टर में विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हम स्मेल्सर और लर्नर, रोस्टो, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अल विकास और निर्भरता 19वें चैप्टर में। 20वें चैप्टर में विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। 21वें चैप्टर में मानव संसाधन विकास और कौशल बेरोजगारी के बारे में, ठीक है, यानी स्किल अनएम्प्लॉयमेंट।
और 22वें चैप्टर में हमको विकासजनिक विस्थापन और पुनर्वास और पुनर्स्थापन की नीति जो बनी उसके बारे में बनने वाले प्रश्न के बारे में। और 23 चैप्टर आपका 23 नंबर है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और 24 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी और विकास। ठीक है, वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त होगा। तो एक वीडियो ये हो गई सोशियोलॉजी की, और दूसरी वीडियो जल्द ही आपकी आ जाएगी। तो शुरुआती 12 चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हमने बताया, और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, उसमें आपको और बताया जाएगा अगले चैप्टर्स के बारे में। द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर हल हो चुका है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसके भी 100 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दे दिया गया, इसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जियोग्राफी का भी दे दिया हमने, उसको भी देख लीजिएगा। हिंदी का दे दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, 4th सेमेस्टर के ही हैं ये सब, इन सभी को देख लीजिएगा। और बाकी पॉलिटिकल साइंस का भी दे दिया, उसको भी देख लीजिएगा। और मेडिकल हिस्ट्री का यानी कि दे दिया हमने, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के जल्द ही आपके आ जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदी अनुवाद में मैंने जो है वीडियो बनाया है, और जल्द ही इसके और भी जो प्रश्न आपके बच रहे हैं उसके बारे में जल्द ही वीडियो बना दूंगा। यानी एक वीडियो और मॉडल पेपर हो सकता है आपको बहुत जल्द ही दे दिया जाए। और बाकी सब्जेक्ट के जियोग्राफी के भी इसी प्रकार से, और शिक्षा शास्त्र के भी सभी सब्जेक्ट को मैं देने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे प्रश्नों को हमने समझा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। और भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट की जल्द ही मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आपको वीडियो खोजने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से वीडियो खोज पाएँ और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को धार दे सके और पढ़ाई अच्छे तरीके से करें। यही मैं उम्मीद करता हूँ। और जल्द ही लिखित मॉडल पेपर जो होगा सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत एक प्रकार से अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।